नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। यहां आपको मिलेंगी वे कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको नींद नहीं आने देंगी। हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट्स और तैयार हो जाइए एक अनजानी और भयानक दुनिया में कदम रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उस समय रमेश की उम्र कोई 22-23 साल थी और आप लोगों को तो पता ही है कि गांवों में इस उम्र में लोग बच्चों के बाप बन जाते हैं, मतलब परिणय बंधन में तो बंध ही जाते हैं। हाँ, तो रमेश की शादी हुए लगभग 4-5 साल हो गए थे और 1.5-2 साल पहले ही उसका गौना हुआ था। उस समय रमेश घर पर ही रहता था और अपनी एमए की पढ़ाई पूरी कर रहा था। यह घटना जब घटी उस समय रमेश एक 20-25 दिन की सुंदर बच्ची का पिता बन चुका था। हाँ, एक बात आप लोगों को बता दूं कि रमेश की बीबी बहुत ही निडर स्वभाव की महिला थी। यह गुण बताना इसलिए आवश्यक था कि इस कहानी की शुरुआत में इसकी निडरता अहम भूमिका निभाती है। एक दिन की बात है कि रमेश की बीबी ने अपनी निडरता का परिचय दिया और अपनी नन्ही बच्ची, उम्र लगभग 1 माह से कम ही, और रमेश को बिस्तर पर सोता हुआ छोड़ 4 बजे सुबह उठ गई। गांवों में आजकल तो लोग पाखाना घर बनवाने लगे हैं, पर 10-12 साल पहले तक अधिकतर घरों की महिलाओं को नित्य क्रिया, दिशा, मैदान हेतु घर से बाहर ही जाना पड़ता था और घर की सब महिलाएं नहीं तो कम से कम 2 एक साथ घर से बाहर निकलती थी। ये महिलाएं सभी लोगों के जगने से पूर्व ही ब्रह्म मुहूर्त में जग कर खेतों की ओर चली जाती थी। ऐसा नहीं था कि रमेश की बीबी पहली बार 4 बजे जगी थी। अरे भाई, वह प्रतिदिन 4 बजे ही जगती थी, पर निडरता का परिचय इसलिए कह रहा हूं कि और दिनों की तरह उसने घर के किसी महिला सदस्य को जगाया नहीं और अकेले ही दिशा मैदान हेतु घर से बाहर निकल पड़ी। दरअसल गांव में लड़कोरी महिला जच्चा, जिसका बच्चा अभी 6 महीना तक का न हुआ हो, उसको अलवांती बोलते हैं और ऐसा कहा जाता है कि ऐसी महिला पर भूत प्रेत की छाया जल्दी पड़ जाती है या भूत प्रेत ऐसी महिला को जल्दी चपेट में ले लेते हैं। इसलिए ये अलवाती महिलाएं जिस घर में रहती है वहां आग जलाकर रखते हैं या कुछ लोग इनके तकिया के नीचे चाकू आदि रखते हैं। खैर, रमेश की बीबी ने अपनी निडरता दिखाई और वह निडरता उस पर भारी पड़ी। वह अकेले घर से काफी दूर खेतों की ओर निकल पड़ी। हुआ यह कि उसी समय पंडित जी के श्रीफल बेलासपुर पर रहने वाली चुड़ैल उधर घूम रही थी और न चाहते हुए भी उसने रमेश की बीबी पर अपना डेरा डाल दिया। हाँ, फर्क सिर्फ इतना था कि वह पहले दूर दूर से ही रमेश की बीबी का पीछा करती रही, पर अंततः उसने अपने आप को रोक नहीं पाई और जो ही रमेश की बीबी घर पहुंची उस पर सवार हो गई। रमेश भी लगभग 5 बजे जगा और भैंस आदि को चारा देने के लिए घर से बाहर चला गया। जब वह घर में वापस आया तो अपनी बीबी की हरकतों में बदलाव देखा। उसने देखा कि उसकी बच्ची रो रही है, पर उसकी बीबी आराम से पलंग पर बैठकर पैर पसारे हुए कुछ गुनगुना रही है। रमेश एक बार अपनी रोती हुई बच्ची को देखा और दूसरी बार दांत निपोड़ते और पलंग पर बेखौफ बैठी हुई अपनी बीबी को। उसको गुस्सा आया और उसने बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी बीबी पर गरजा, बच्ची रो रही है और तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अरे ये क्या, रमेश की बीबी ने तो रमेश के इस गुस्से को नजरअंदाज कर दिया और अपने में ही मस्त बनी रही। रमेश का गुस्सा और बढ़े इससे पहले ही रमेश की भाभी वहां आ गई और रमेश की गोदी में से बच्ची को लेते हुए उसे बाहर जाने के लिए। अरे ये क्या, रमेश का गुस्सा तो अब और भी बढ़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज क्या हो रहा है। जो औरत, उसकी बीबी, अपने से बड़ों के उस घर में आते ही पलंग पर से खड़ी हो जाती थी, वही बीबी आज उसके भाभी के आने के बाद भी पलंग पर आराम से बैठे मुस्कुरा रही। खैर, रमेश तो कुछ नहीं समझा, पर उसकी भाभी को सब कुछ समझ में आ गया और वे हंसने लगी। रमेश को अपनी भाभी का हंसना मूर्खतापूर्ण लगा और वह अपने भाभी से बोल पड़ा, अरे आपको क्या हुआ? ये उलटी पुलटी हरकतें कर रही है और आप हैं कि हंसे जा रही है। रमेश के इतना कहते ही उसकी भाभी ने उसे मुस्कुराते हुए जबरदस्ती बाहर के लिए कहा और यह भी कहा
कि बाहर से दादाजी को बुला लीजिए। भाभी के इतना कहते ही कि दादाजी को बुला लाइए। रमेश सब समझ गया और वह बाहर न जाकर अपनी बीबी के पास ही पलंग पर बैठ गया। इतने ही देर में रमेश के घर की सभी महिलाएं वहां एकत्र हो गई थी और अगल बगल के घरों के भी कुछ नर नारी। अरे भाई, गांव में इन सब बातों को फैलते देर नहीं लगती, और तो और अगर बात भूत प्रेत की हो तो और भी लोग मजे ले लेकर हवाई जहाज की रफ्तार से खबर फैलाते हैं। हाँ, तो अब मैं आपको बता दूं कि रमेश के कमरे में लगभग 10-12 मर्द औरतों का जमावड़ा हो चुका था और रमेश ने भी सबको मना कर दिया कि यह खबर खेतों की ओर गए दादाजी के कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। दरअसल वह अपने आप को लोगों की नजरों में बहुत बुद्धिमान और निडर साबित करना चाहता था। वह तनकर अपनी बीबी के सामने बैठ गया और अपनी बीबी से कुछ जानने के लिए प्रश्नों की बौछार शुरू कर दी। रमेश, कौन हो तुम? रमेश की बीबी कुछ न बोली, केवल मुस्कुरा कर रह गई। रमेश ओझाओं की तरह फिर गुर्राया, मुझे ऐसा वैसा न समझ, मैं तुमको भस्म कर दूंगा। रमेश की बीबी फिर से मुस्कुराई, पर इस बार थोड़ा तनकर बोली, तुम चाहते क्या हो? बहुत सारे लोगों को वहां पाकर रमेश थोड़ा अकड़े बाजों जैसा बोला, तुम मत बोल, मेरे साथ रिस्पेक्ट से बातें कर। तुम्हें पता नहीं कि मैं ब्राह्मण कुमार हूं और उस पर भी बजरंग बली का भक्त। रमेश के इतना कहते ही उसकी बीबी चुड़ैल से पीड़ित थोड़ा सकपका कर बोली, मैं पंडित जी के श्रीफल पर की चुड़ैल हूं। अपने बीबी के मुख से इतना सुनते ही तो रमेश को और भी जोश आ गया। उसे लगने लगा कि अब मैं वास्तव में इस पर काबू पा लूंगा। वहां खड़े लोग कौतूहलपूर्वक रमेश और उसकी बीबी की बातों को सुन रहे थे और मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। अरे भाई, मनोरंजन जो हो रहा था उनका। रमेश फिर बोला, अच्छा, पर तूने इसको पकड़ा क्यों? तुमके पता नहीं कि ये एक ब्राह्मण की बहू है और नियमित पूजा पाठ भी करती है। रमेश की चुड़ैल पीड़ित बीबी बोली, मैंने इसको जानबूझकर नहीं पकड़ा, इसको पकड़ना तो मेरी मजबूरी हो गई थी। ये इस हालत में अकेले बाहर गई क्यों? खैर, अब मैं जा रही हूं, मैं खुद ही अब अधिक देर यहां नहीं रह सकती। रमेश अपने बीबी की इन बातों को सुनकर बोला, क्यों, क्या हुआ? डर गई ना मुझसे? रमेश के इतना कहते ही फिर उसकी बीबी मुस्कुराई और बोली, तुमसे क्या डर? मैं तो उससे डर रही हूं जो इस घर पर लटक रहा है और मुझे जला रहा है। अब उसका ताप मुझे सहन नहीं हो रहा है। दरअसल बात यह थी कि रमेश के घर के ठीक पीछे एक पीपल का पेड़ था और गांव वाले उस पेड़ को बासदेव बाबा कहते थे। लोगों का विश्वास था कि इस पेड़ पर कोई अच्छी आत्मा रहती है और वह सबकी सहायता करती है। कभी कभी तो लोग उस पीपल के नीचे जेवनार आदि भी चढ़ाते थे। और हां, इस पीपल की एक डाली रमेश के घर के उसी कमरे पर लटकती रहती थी जिसमें रमेश की बीबी रहती थी। चुड़ैल, अपनी बीबी की बात सुनकर रमेश हंसा और बोला, जा मत, यहीं रह जा। जैसे हमारी एक बीबी है वैसे ही तुम एक और। रमेश के इतना कहते ही वह चुड़ैल हंसी और बोली, यह संभव नहीं है, पर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? रमेश बोला, अरे भाई, गरीब ब्राह्मण हूं, कुछ कमाता धमाता तो हूं नहीं, तू रहेगी जो थोड़ा धन दौलत लाती रहेगी। रमेश के इतना कहते ही वह चुड़ैल बोली, तुम बहुत चालू है, और हां, यह भी सही है कि हमारे पास बहुत सारा धन है, पर उस पर हमारे लोगों का पहरा रहता है। अगर कोई इंसान वह धन लेना चाहे तो हम लोग उसका अहित कर देती है। हां, और एक बात, और वह धन तुम जैसे जीवित प्राणियों के लिए नहीं है। रमेश अब थोड़ा शांत और शालीन स्वभाव में बोला, अच्छा ठीक है, तुम जरा कृपा करके एक बात बताओ, ये भूत प्रेत क्या होते हैं? क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? आखिर तुम कौन हो? क्या पहले तुम भी इंसान ही थी? चुड़ैल भी थोड़ा शांत थी और शांत थे वहां उपस्थित सभी लोग, क्योंकि सब लोग इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते थे। चुड़ैल ने एक गहरी सांस भरा और कहना आरंभ किया, भगवान क्या है मुझे नहीं मालूम, पर कुछ हमारे जैसी आत्माएं भी होती है जिनसे हम लोग बहुत डरते हैं और उनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। हम लोग उनसे क्यों डरती है यह भी मुझे पता नहीं। वैसे हम लोग पूजा पाठ करने वाले लोगों के पास भी भटकना पसंद नहीं करते और मंत्रों आदि से भी डरते हैं। रमेश फिर पूछा, खैर ये बताओ कि तुम इसके पहले क्या थी? तुम्हारा घर कहां था? तुम चुड़ैल कैसे बन गई?
चुड़ैल ने रमेश की बातों को अनसुना करते हुए कहा, नहीं नहीं, अब मैं जा रही हूं, अब और मैं यहां नहीं रुक सकती, वे आ रहे हैं। चुड़ैल के इतना कहते ही कोई तो कमरे में प्रवेश किया और रमेश को डांटा। रमेश, ये सब क्या हो रहा है? क्या मजाक बनाकर रखे हो? रमेश कुछ बोले। इससे पहले ही क्या देखता है कि उसकी बीबी ने साड़ी का पल्लू झट से अपने सर पर रख लिया और हड़बड़ाकर पलंग पर से उतरकर नीचे बैठ गई और धीरे धीरे मेरी बेटी कहते हुए रमेश की भाभी की गोद में से बच्ची को लेकर दूध पिलाने लगी। रमेश ने एक दृष्टि अपने दादाजी की ओर डाला और मन ही मन बुदबुदाया, आपको अभी आना था, सब खेल बिगाड़ दिए, आधे घंटे बाद आते तो क्या बिगड़ जाता। तो यहां खत्म होती है आज की पहली कहानी। चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। यह कहानी शुरू होती है जब मेरी मुलाकात मेरी गर्लफ्रेंड विक्टोरिया से 7 महीने पहले एक बार में हुई थी। पहली नजर में ही हमारे बीच एक गहरा जुड़ाव महसूस हुआ और 3 दिनों बाद हम दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी। वो मेरे जीवन में सिर्फ खुशियां लेकर आई, जैसे वो मेरी आत्मा का सच्चा साथी हो। जब मेरी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई खत्म हुई तो हमने एक साथ रहने का फैसला किया। विक्टोरिया मुझसे 2 साल बड़ी है और पहले से ही नौकरी कर रही थी, इसलिए मैंने उसके घर में शिफ्ट होने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही मैं वहां शिफ्ट हुआ, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। पहली घटना तो उसी रात घटित हुई जब मैं वहां शिफ्ट हुआ था। विक्टोरिया नाइट शिफ्ट में काम करती है, इसलिए वो रात को काम पर जाने की तैयारी कर रही थी। जानू, मैं अब काम पर जा रही हूं। फिर से बता दूं, पड़ोसी लोग रात में थोड़ा चिड़चिड़े हो जाते हैं, इसलिए उन्हें नजरअंदाज कर देना, उसने प्यार से कहा। हाँ, समझ गया, मैंने जवाब दिया। मैंने उसे विदा करते हुए एक किस दिया और वो घर से बाहर चली गई, मुझे उसके घर में अकेला छोड़ते हुए। मैं किचन टेबल पर बैठा और अपने काम में लग गया। दरअसल मैं एक वीडियो गेम कंपनी के लिए रिमोटली कैरेक्टर डिजाइनर के तौर पर काम करता हूं। सब कुछ शांति से चल रहा था जब तक कि रात के 2 बजे का समय नहीं हो गया। तभी पड़ोसी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत जोरदार झगड़ा चल रहा हो। मैंने इसे कुछ समय तक नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे आवाज असहनीय हो गई। दीवारों पर जोर जोर से आवाजें आने लगीं, कांच टूटने की आवाजें और उसके बाद और भी चिल्लाने की आवाजें। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कई लोग एक साथ चिल्ला रहे हो। मैंने अपने हेडफोन में तेज संगीत चलाने की कोशिश की, लेकिन उससे भी कोई राहत नहीं मिली। आखिरकार मैं और सहन नहीं कर सका और मैंने काम करना बंद कर दिया। अगला दिन जल्दी ही बीत गया। मैंने विक्टोरिया को पड़ोसियों के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि यह उसके लिए सामान्य था और मैं नहीं चाहता था कि उसे लगे कि मुझे इससे कोई परेशानी हो रही है। आखिरकार यह उसका घर था। रात होते ही मैं सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था जब फिर से पड़ोसियों की जोर जोर से बहस शुरू हो गई। धमाके, कांच टूटने की आवाजें, फर्नीचर गिरने की आवाजें। ऐसा लग रहा था जैसे उनके घर में WWE का मुकाबला चल रहा हो। हे भगवान, मैंने खुद से कहा। अचानक मैंने दरवाजे पर जोर जोर से धमाके सुने। उसके बाद एक भयानक चीख। ये क्या बकवास है, मैंने कहा, जबकि मैं जिस मूवी को देख रहा था उसे पॉज कर दिया। पड़ोसी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। बस ये सहने की हद हो गई थी। मैं उठकर पीछे के दरवाजे की ओर गया, जहां से धमाके और चीखने की आवाजें आ रही थी। मैंने किचन टेबल से एक चाकू उठा लिया। अगर वो आदमी दरवाजा तोड़ देता तो उसकी सुरक्षा के लिए। शुक्र है कि दरवाजा बंद था। सुरक्षा के लिए मैं दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। हर धमाका मेरी पीठ पर पड़ रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लग रहा था कि वो आदमी मुझे गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। यह सब बहुत देर तक चला और फिर अचानक वो आदमी दरवाजे को पीटना बंद कर दिया। साथ ही चीखें भी बंद हो गई और सब कुछ शांत हो गया। ये क्या, मैंने बुदबुदाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ऐसी स्थिति में जी सकता हूं। मैंने तय कर लिया कि जब विक्टोरिया घर वापस आएगी तो मैं उससे इस बारे में बात करूंगा। इस ख्याल के साथ मैंने सुनिश्चित किया कि सभी दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं
और फिर सोने चला गया। कुछ घंटे बाद सुबह 6 बजे मेरी गर्लफ्रेंड घर वापस आई और मेरे पास बिस्तर में लेट गई। उसने मुझे पीछे से गले लगाया और गर्दन पर एक किस किया, जिससे मेरी नींद खुल गई। सब कुछ कैसा था? उसने धीरे से पूछा। पड़ोसी लोग जोर जोर से चिल्लाए। मैंने आंखें मलते हुए अपना चेहरा उसकी ओर मोड़ा। क्या? विक्टोरिया हंसी। पड़ोसी लोग कैसे थे? मुझे अजीब लगा कि उसने आज ये पूछा, लेकिन कल नहीं। शायद ये मेरी थकान थी। पति ने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, मैंने कहा। वो कम से कम 2 मिनट तक दरवाजे पर जोर जोर से धमाके करता रहा, चीखता रहा। मुझे लगा कि मेरा अंत आ गया है। सच में विक्टोरिया, मुझे नहीं लगता कि यह घर हमारे रहने के लिए सुरक्षित है। जब तक दरवाजा बंद है तुम्हें कोई खतरा नहीं है, उसने मीठी सी मुस्कान के साथ कहा। मैंने विक्टोरिया की ओर गंभीरता से देखा। सुनो, मैं इन हालातों में नहीं रह सकता, मैंने जितना हो सके उतनी शांति से कहा। कल रात मुझे इस घर में बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। क्या तुम सच में कह रही हो कि यह हर रात होने वाला है? विक्टोरिया ने सिर झुका लिया। उसकी पलकें असहजता में नीचे झुकी हुई थीं। मुझे उस पर आरोप लगाते हुए बुरा महसूस हुआ, क्योंकि यह उसकी गलती नहीं थी, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ करना जरूरी था। मैं हर रात अपनी जान की परवाह करते हुए नहीं रह सकता। मैं आज रात उसकी पत्नी को कॉल करूंगी और देखूंगी कि क्या कुछ किया जा सकता है। उसने मुझे कसकर गले लगाया। ठीक है, मैंने मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूमा। धन्यवाद जानू, मुझे पता है कि यह तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अपने ही घर में हर रात डर के साथ जीना असंभव है। अगली शाम विक्टोरिया अपनी नाइट शिफ्ट के लिए निकल गई। एक बार फिर मैं उसके घर में अकेला रह गया। उसने 15 मिनट बाद मुझे मैसेज किया कि समस्या हल हो गई है और आज रात बेहतर होगा। मैंने उसका धन्यवाद किया और सोफे पर लेटकर आराम करने लगा। फिल्म देखते देखते मुझे नींद आ गई। सुबह 4 बजे फिर से पड़ोसियों की चीखों से जागा। गुस्से में मैं बिस्तर से उठा और स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो गया। मैं अब इस सब का अंत करना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के पास गया, कुछ अजीब महसूस हुआ। मैंने देखा कि आवाजें और धमाके पहले से ज्यादा पास लग रहे थे, जैसे वो एक ही घर में हो रहे हो। यह पहली बार था जब मैंने ध्यान से सुना कि ये आवाजें वास्तव में कहां से आ रही थीं, लेकिन फिर भी यह अप्रत्याशित था। थोड़ा सा, लेकिन अप्रत्याशित। आवाजों का पीछा करते हुए ये चीखें मुझे मुख्य दरवाजे तक नहीं, बल्कि बेसमेंट के दरवाजे तक ले गई, जो घर का अकेला हिस्सा था जहां मैं अभी तक नहीं गया था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे लग रहा था कि ये मेरी कल्पना हो सकती है। ये आवाजें मेरी गर्लफ्रेंड के बेसमेंट से आ रही हैं। क्या सच में? मेरे पैर कांप रहे थे। मैंने बेसमेंट के दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। इससे आवाजें और भी तेज हो गई। वो ऐसी चीखें थीं जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। नीचे क्या है? मैंने बुदबुदाया। सिर्फ इस विचार से ही मेरी रूह कांप उठी। शुक्र है, या शायद दुख की बात है। मेरे अंकल ने मुझे छोटे समय में ताले खोलने की कला सिखाई थी, अगर कभी मैं किसी खतरनाक स्थिति में फंस जाऊं। धन्यवाद अंकल विल। इसलिए अगर कभी इस कला का उपयोग करने का मौका हो तो वो यही होगा। मैंने 2 पेपर क्लिप्स उठाए और उन्हें लॉक के अंदर विजिट करने लगा। कुछ ही मिनटों में दरवाजा खुल गया, लेकिन फिर भी नहीं खुला। मैंने घर के चारों ओर कुछ ढूंढा और आखिरकार मुझे एक कुदाल मिल गई। पूरी ताकत से मैंने दरवाजे को धक्का दिया। पीछे मुड़कर देखता हूं तो सोचता हूं, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। जैसे ही दरवाजा खुला, कानों को चीरने वाली चीखें मेरे कानों में गूंज उठी। ऐसी चीखें जो आप सिर्फ हॉरर फिल्मों में सुनते हैं। अपने कानों को ढकते हुए मैंने नीचे जाने की कोशिश की। जो मैंने वहां देखा वो भयानक था। कई लड़कों की लाशें एक कतार में बेसमेंट की जमीन पर रखी हुई थी। सबसे बुरी बात यह थी कि हर लड़का मेरी उम्र का ही दिख रहा था। कई विक्टोरिया के वो एक्स बॉयफ्रेंड्स लग रहे थे जिनका उसने कभी जिक्र किया था। उनके ऊपर एक जार रखा हुआ था। उसके अंदर उनकी शक्लें नजर आ रही थी, जिनमें से एक तेज चमक उठ रही थी। वो भयानक दर्द में चीख रहे थे। जो मैंने देखा उससे ऐसा लग रहा था कि वो उनकी आत्माएं थी।
मासूम लोगों की बंद आत्माएं जो अपनी मृत्यु के बाद भी अनंत पीड़ा झेल रही थी। बदबू असहनीय थी। उनके शरीर से सारा खून बह गया था। ऐसा लग रहा था जैसे इन लोगों के अंदर की सारी चीजें निकाल ली गई थी और केवल उनकी शुद्ध त्वचा बची थी। इसके बावजूद उनके चेहरे कुछ हद तक पहचान में आ रहे थे। हर शरीर को उसकी मूल स्थिति में बनाए रखने के लिए व्यवस्थित रूप से रखा गया था। हर शरीर के सामने उनके नाम खून से लिखे हुए थे। जैक, नोआह, माइकल आदि। उनकी चीखें करीब से जोरदार हाफने जैसी लग रही थी। कमरे में इतनी जोर से आवाजें थीं कि मुझे चक्कर आने लगा। चीखें और तेज हो गई, इसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजने लगी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया ये सोचते हुए कि ये सब मेरी गर्लफ्रेंड का किया धरा था। और तब सब कुछ और भी बुरा हो गया जब मैंने सबसे आखिर में देखा खून से लिखा हुआ एक और नाम, जिसके पीछे कोई शरीर नहीं था, जैसे वो अब भी तैयार किया जा रहा हो। डिल्लन, वो मेरा नाम था। तभी मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। विक्टोरिया का मैसेज था। सिर्फ इसे पढ़कर ही मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। हे बेबी, मैं घर आ रही हूं। कल के लिए माफी चाहती हूं। आज रात थोड़ा मजा करेंगे। तो यहाँ खत्म होती है आज की पहली कहानी। चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। मैंने दूर से देखा कि मेरी दादी और दादा अपने घर के पिछवाड़े की झील में मछली पकड़ रहे थे। दादा मछली पकड़ने के लिए अपनी छड़ी फेंकते और इंतजार करते थे कि कब मछली फंसेगी, लेकिन दादी, उनकी नजर हमेशा झील के पार उस गहरे जंगल की ओर थी। वो कभी मछली पकड़ने की कोशिश नहीं करती थी। ऐसा लगता था मानो उन्हें पेड़ों को देखना ही पसंद हो। लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठता रहा, क्या सिर्फ पेड़ों को देखना ही उनकी दिलचस्पी थी या कुछ और? यह गर्मी की छुट्टियों का समय था और मैंने फैसला किया कि इस बार मैं अपने दादी दादा के घर में रहूंगा। उनका घर नॉक्सविल, टेनेसी में था, जो 2018 में बनाया गया था। यह 2 मंजिला घर था जिसका पिछला हिस्सा एक झील से जुड़ा हुआ था। झील के किनारे पर एक छोटा सा गोदी था जहां दादा अपनी मछली पकड़ने वाली नाव रखते थे। मेरे दादी दादा एक बहुत ही प्यारा और शांत स्वभाव का जोड़ा था। वे ज्यादातर समय अकेले रहते थे अपनी छोटी सी दुनिया में। हर गर्मियों में मैं उनसे मिलने आता था। दादी का न्योता हमेशा एक हाँ होता था। उनकी गर्म मुस्कान और नरम आवाज मुझे हमेशा खींच लेती थी। दादी के बारे में मुझे सबसे ज्यादा उनकी कहानियां पसंद थी। दादा के मुकाबले, जो ज्यादातर अपने सेना के अनुभवों की बातें करते थे, दादी के पास अंतहीन कहानियों का भंडार था। चाहे वो उनके बचपन की कोई मजेदार कहानी हो या किसी पड़ोसी की दयालुता की कहानी या फिर कोई जादुई कहानी जो मुझे एक अलग दुनिया में ले जाती, दादी हमेशा कुछ न कुछ सुनाने को तैयार रहती। उनकी कहानियां सुनने में मानो समय का कोई हिसाब ही नहीं रहता था। दादा अपनी कम बोलने की आदत के बावजूद एक मजबूत व्यक्तित्व रखते थे। उनकी कहानियां हमेशा सेना की जिंदगी के इर्द गिर्द होती थी। उनकी साहसिकता और संघर्ष की कहानियां मुझे एक अलग तरह के जादू से भर देती थी। एक ऐसा जादू जो उनकी सहनशीलता और अनुभवों का प्रमाण था। हर रात दादी मुझे अपनी कहानियों से लुभाती थी। वो कभी डरावनी कहानियां नहीं सुनाती थी क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे वो कितना डरा देती है। लेकिन जब भी वो डरावनी कहानियां सुनाती थी, वो इतनी विस्तार से होती थी कि वो पूरी तरह से सच लगती थी। मुझे लगता था जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में झांक रहा हूं, एक ऐसी दुनिया जहां भूत प्रेत और अजीबोगरीब जीव रहते हैं। हर रात मैं बिस्तर पर चादर में लिपटा इंतजार करता था कि दादी कब आएंगी और मुझे अपनी कहानी सुनाएंगी। उनके आने की आहट दरवाजे के हल्के से खुलने से होती थी। दादी अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए कमरे में आती और पास के झूलने वाले कुर्सी पर बैठ जाती। उनकी आवाज में वो नरमी और मिठास होती थी जिससे कोई भी कहानी सुनने लायक बन जाती थी। एक रात जब मैं दादी की कहानी का इंतजार कर रहा था, मैंने उनसे कुछ अलग मांग लिया। दादी, क्या आज आप मुझे एक डरावनी कहानी सुनाएंगी? मैंने उनसे पूछा। दादी का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया, मानो उन्होंने कुछ सोचा हो, लेकिन फिर वो धीरे से मुस्कुराई और कहानी शुरू की। वो जंगल बाहर जो है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। मैंने खिड़की की ओर देखा जहां से झील के पार
जंगल का अंधेरा छाया हुआ था। उस जंगल में कुछ है, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उनके कहे गए कुछ शब्दों ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। मैंने सोचा शायद मुझे उन्हें रोक देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं उनकी कहानी में डूब गया। हर 7 साल में वो जंगल से बाहर आता है, उन्होंने कहना शुरू किया। वो एक ऐसा जीव है जो हजारों सालों से इस धरती पर है। वो चारों हाथ पैरों पर चलता है, एक शिकार की तलाश में। मैं थोड़ा और डरने लगा। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी भारीपन थी। उसका शरीर इंसान जैसा है, लेकिन वो मुड़ा तुड़ा हुआ होता है, उन्होंने धीमे से कहा। उसके हाथ पैर असामान्य रूप से लंबे होते हैं और उसकी त्वचा कोयले जैसी काली होती है। रात में उसे देखना लगभग असंभव है। मैंने घबराकर खिड़की की ओर देखा। बाहर के पेड़ अब डरावने लग रहे थे, मानो उनके पीछे कुछ छिपा हो। लेकिन सबसे बुरी बात, उन्होंने कहा, उसकी आंखें हैं, कई आंखें जो उसके सिर पर मकड़ी की तरह बिखरी हुई हैं। वो अंधेरे में छिपी चीजों को भी देख लेती है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने खिड़की के बाहर देखा और मन में डरावना ख्याल आया कि शायद वो आंखें मुझे देख रही हो। अगर वो शिकार नहीं पाता तो वो घरों के पास भी आ जाता है, खुली खिड़कियों की तलाश में, उन्होंने धीरे से कहा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उनकी बातों ने मेरे अंदर के डर को बढ़ा दिया। अगर उसे कोई खुली खिड़की मिल जाती है, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, तो वो अंदर आ जाता है और सबसे पास वाले व्यक्ति को पकड़कर वापस जंगल में खींच ले जाता है। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अब चादर भी मुझे सुरक्षित महसूस नहीं करा पा रही थी। वो अपने शिकार को 7 साल तक जिंदा रखता है, उन्होंने कहा। धीरे धीरे उसका शिकार करता है जब तक कि उसकी भूख फिर से न जाग जाए और फिर वो वापस शिकार पर निकल पड़े। मैंने चादर को और कसकर पकड़ लिया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और पसीना मेरे माथे पर चमकने लगा था। लेकिन तुम चिंता मत करो, उन्होंने कहा। जब तक हम खिड़कियां बंद रखेंगे हम सुरक्षित रहेंगे, और अपनी मां के घर पर भी खिड़कियां बंद रखना मत भूलना। उन्होंने धीरे से खिड़की की ओर देखा, मानो देख रही हो कि वहां कुछ नहीं है, और फिर सुनिश्चित किया कि खिड़की बंद है। उन्होंने मुझसे कहा, अच्छी रात बेटा, और मेरे माथे को चूमा। उस रात मैं सो नहीं पाया। खिड़की के बाहर की अंधेरे में वो डरावनी छवि बार बार मेरे सामने आती रही। कुछ साल बाद हमारे परिवार पर एक और अंधेरा साया छा गया। कैंसर ने मेरी दादी को धीरे धीरे हमसे छीन लिया। उन्होंने महीनों तक लड़ाई की, लेकिन अंत में बीमारी जीत गई। दादा अब अकेले रहते हैं। घर की खामोशी में उनकी अनुपस्थिति की गूंज सुनाई देती है। फिर हाई स्कूल के अंतिम वर्ष में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उस रात जब मैं घर लौटा तो घर की खामोशी ने मुझे घेर लिया। मैंने टीवी बंद कर दिया, पजामा पहन लिया और बिस्तर में घुस गया, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। अचानक कमरे की खामोशी एक आवाज से टूट गई। खिड़की पर एक तेज दस्तक। मेरी आंखें तुरंत खुल गई और मैं खिड़की की ओर देखने लगा। मेरा दिल धड़कने लगा। दादी की कहानी फिर से मेरे जहन में उभर आई, और फिर मैंने देखा खिड़की के बाहर एक साया था। वो इंसान जैसा दिखता था, लेकिन पूरी खिड़की पर फैला हुआ था। चाँद की हल्की रोशनी उसकी काली त्वचा को थोड़ा थोड़ा दिखा रही थी, और उसके सिर पर मुझे लगा जैसे कुछ हिल रहा हो। मेरी आंखें उस पर टिक गईं। वो कीट पतंगे नहीं थे, वो पलकों की तरह थे जो बार बार खुल और बंद हो रहे थे। मेरी सांसें थम गई। ये सपना था या हकीकत? तभी उसकी लंबी और पतली भुजा खिड़की की तरफ बढ़ी। क्या मैंने खिड़की बंद की थी? मैंने खिड़की के खुलने की आवाज सुनी और मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वो धीरे धीरे खिड़की के अंदर घुसने लगा और मैं लकवाग्रस्त हो गया। मेरे होंठ हिलने लगे और मैं बुदबुदाया, दादी मुझे बचाओ। वो रुक गया। उसकी सारी आंखें मुझ पर टिक गई। मैं खून जमा देने वाली ठंडक महसूस करने लगा, और फिर उसने एक धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा, तुम डरने की जरूरत नहीं है, खिड़की बंद करो और दादी ने जो कहा है उसे याद रखो। मेरे कानों में वही आवाज गूंज रही थी। मैंने तुरंत खिड़की बंद की और खुद को चादर में लपेट लिया। वो साया धीरे धीरे खिड़की से हट गया। तो यहाँ खत्म होती है
आज की पहली कहानी। चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। रमेसर काका के पास एक लेहड़ा गायें थी। वे प्रतिदिन सुबह ही इन गायों को दूध दाहकर चराने के लिए निकल पड़ते थे। सुबह से लेकर शाम तक रमेसर काका गायों को लेकर इस गांव से उस गांव, तो कभी नदी किनारे तो कभी कभी इस जंगल से उस जंगल घुमा करते थे और दिन ढलते ही गांव की ओर निकल पड़ते थे। जब रमेसर काका गायों को चराने के लिए निकलते तो सत्तू और भुजाभरी के साथ ही कभी कभी दही दूध आदि भी ले जाते और भूख लगने पर किसी पेड़ की छाया में बैठकर खाते पीते। रमेसर काका कभी भी अपने साथ पानी नहीं ले जाते और ना ही लोटा रखते। प्यास लगने पर या तो वे नदी का जल पीते, नहीं तो जंगल, सरेह, गांव से बाहर का खुला खेत आदि भाग जिसमें दूर दूर तक कोई बस्ती घर आदि न हो आदि में होने पर लाठी से मारकर महुए और आम आदि के पत्ते तोड़कर उन्हें अपनी गमछे की एक छोर में बांधते और फिर इस गमछे के दूसरे छोर को अपने साथ सदा लिए रहने वाली धोती के एक छोर से बांधते तथा फिर इसे किसी कुएं में डालकर पानी निकालते। इस विधि को झोंझ कहते हैं। इसमें बहुत अधिक पानी तो नहीं निकलता, पर 2-3 बार में पीने भर का पानी अवश्य निकल आता है। एक बार की बात है कि रमेसर काका बीमार पड़ गए। अब उनके गाय गोरू को चराने कौन ले जाए। वे बहुत परेशान हुए, क्योंकि एक दिन भी इन गायों को चराने में देर होने पर ये बोलने लगती थी और खूंटे के पास हग मूत कर इतना चकल्लस करती थी कि खूंटे के आसपास की जगह सने गोबर माटी से भर उठती थी और जब तक इन्हें खोला नहीं जाता रंभाती रहती। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, पर रमेसर काका की तबीयत ठीक नहीं हुई। रमेकर काका बस इन 2 दिनों में गायों के आगे पुआल या खांची में भूसा घास आदि डाल देती और पानी आदि दिखा देती, पर गाय प्यास लगने पर पानी तो पी लेती, पर पुआल आदि खाने का नाम नहीं लेती और बेचैनी से खूंटों के आसपास घुमा करती। इन 2 दिनों में तो कुछ गायों ने अपना पगाह भी तोड़ दिया और चरने के लिए भागने लगी। कैसे भी करके रमेसर काका बस ने इन गायों पर काबू किया। तीसरे दिन भी रमेसर काका की तबीयत जब ठीक नहीं हुई तो उन्होंने सनीसा भेजकर अपने ससुराल से अपने सरपुत घनेसर को बुला लिया। घनेसर 16-17 साल का किशोर था और बहुत ही सुंदर तथा भला चंगा था। घनेसर ने आते ही अपने फूफा का सारा काम संभाल लिया। घनेसर बहुत ही समझदार लड़का था। वह प्रतिदिन बिन सहरे 3 बजे ही जग जाता और नित्य क्रिया से निपटकर 5 बजे तक पढ़ाई करता और उसके बाद गायों को खोलकर चराने के लिए निकल पड़ता। वह अपने साथ अपनी पुस्तकों का बेठन ले जाना कभी नहीं भूलता। किसी चरने वाली जगह पर गायों को चरता छोड़कर वह किसी पेड़ आदि की छाया में बैठकर पढ़ाई करता। एक बार की बात है कि गायों को चराते चराते घनेसर एक जंगल में दूर तक निकल गया। जंगल बहुत घना नहीं था, पर बहुत सारी झाड़ियों से पटा पड़ा था। दोपहर का समय था और अब घनेसर को प्यास भी सताने लगी थी। घनेसर गायों को चरता छोड़ जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ भाग करने लगा। अचानक एक बरगद के पेड़ नीचे उसे एक बहुत पुराना कुआं दिख ही गया। कुआं बहुत ही पुराना था, पर उसका जगत हाल में ही पक्की ईंट से बंधवा गया जान पड़ता था। घनेसर ने अब देर किए बिना जंगल में कुछ झाड़ियों के हरे पत्ते तोड़े और उन्हें अपने गमछे में बांधकर झोंझ बनाया। फिर अपने फूफा की तरह गमछे के एक छोर में धोती बांधकर उसे कुएं में लटकाया। पर कुएं में पानी का सतह बहुत ही नीचे था और झोंझ पानी तक नहीं पहुंच पाया। उसने लाख कोशिश की, नए नए हथकंडे अपनाए, फिर भी पानी तक नहीं पहुंच पाया। अब वह पसीने से तरबतर हो गया था और धोती से सर पर के पसीने को पोंछते हुए उसी कुएं की जगत पर बैठकर कुछ सोचने लगा। तभी पायल की छमछम की आवाज ने उसके सोचने के क्रम को बाधित कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ दूर पर हिरनी की चाल से अपने पायलों की झनकार करते हुए चेहरे पर हल्की मुस्कान व गालों पर हल्की लाली लिए एक किशोरी उसके तरफ बढ़ी चली आ रही है। वह अवाक मन से उस किशोरी के रूप, श्रृंगार के रस का पान करने में लग गया। उस किशोरी में पता नहीं क्या जादू था कि वह जो जो करीब आती जा रही थी। घनेसर उसके अप्रतिम सौंदर्य में खोया जा रहा। पास आकर शरारतीपन से उस किशोरी ने बेहिचक मन से घनेसर से पूछा, प्यास लगी है क्या? घनेसर, जो एक तक उस किशोरी की सुंदरता का पान किए जा रहा था, घबराकर हां में सर हिला दिया।
किशोरी और आगे बढ़ी और कुएं के जगत पर पहुंचकर अपने दोनों हाथों से अंजलि बनाई और कुएं में झुक गई। घनेसर अभी भी उस किशोरी में ही खोया हुआ था। दरअसल उस किशोरी में कुछ तो ऐसा था जो बरबस घनेसर को मदमस्त करते जा रहा था, उसे अपनी तरफ आकर्षित किए जा रहा था। किशोरी ने कुएं से अपनी अंजलि में पानी भरकर घनेसर की ओर बढ़ी। घनेसर भी बिना कुछ बोले अपने हाथों की अंजलि बनाकर अपने मुंह में सटा दिया। किशोरी अपने अंजलि का पानी घनेसर के अंजलि में उड़ेलना शुरू किया और घनेसर भी अमृत रूपी जल को पीना शुरू किया। हाँ, यह अलग बात थी कि घनेसर की अंजलि से आधा पानी नीचे गिरे जा रहा था, क्योंकि वह पानी पीने के साथ ही उस किशोरी के चेहरे की आकर्षकता को भी एकटक पिए जा रहा था। न उस किशोरी के अंजलि का पानी खत्म हो रहा था और न ही घनेसर की प्यास बुझने का नाम ले रही थी। पानी पीने पिलाने का यह सिलसिला लगभग आधे घंटे चला और जब किशोरी को लगा कि यह व्यक्ति तो पानी कम अपितु उसको एकटक निहारने का काम अधिक कर रहा है, तो वह थोड़ी असहज होकर बोली, और पिलाऊं कि बस? अब फिर घनेसर ने कुछ बोले, केवल ना में सिर हिला दिया। इसके बाद उस किशोरी ने घनेसर से एक मादकता भरी आवाज में फिर पूछा, अब मैं चलूं? फिर घनेसर ने हां में सिर हिला दिया। किशोरी फिर हिरणी की चाल से पता नहीं जंगल में कहां खो गई। घनेसर कुछ समय तक तो चुपचाप उस कुएं की जगत पर बैठा रहा और फिर अचानक पता नहीं क्या सूझा कि उठकर गायों की ओर चल दिया। गायों की दिशा में बढ़ते समय घनेसर कोई प्यार भरा गीत गुनगुना रहा था। गायों को लेकर घनेसर घर पहुंचा। आज वह बहुत खुश लग रहा था और रह रहकर कोई प्रेम भरा गीत छेड़ जाता था। उसकी भूख प्यास गायब हो चुकी थी और उसने अपनी बुआ के लाख कहने के बाद भी रात को कुछ नहीं खाया और अपनी खाट पर सोने चला गया। उसकी आंखों से नींद पूरी तरह से गायब थी और पता नहीं क्यों उसे एक खुशनुमा बेचैनी सताई जा रही थी। वह लेटे लेटे कभी कभी खाट से उठ जाता और कुछ गुनगुनाने के बाद या 2-4 कदम चहलकदमी करने के बाद फिर से खाट पर लेट जाता। उसे एकदम से समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है या उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक वह जागते हुए एक स्वप्न देखने लगा और यह स्वप्न कुछ और नहीं, बस आज दिन भर के उसके कार्यकलाप थे। उसने अपने को गाय चराने के लिए जंगल में जाते हुए देखा, फिर कुएं की जगत पर बैठा देखा और फिर उस किशोरी का आना और उसे पानी पिलाना। इतना स्वप्न देखते ही या यूं कहें कि याद करते ही वह गदगद हो गया, पर आगे घटित घटना को याद करके कुछ तो ऐसा हुआ कि उसे काट मार गया और उसने थूक सटक ली। अचानक घनेसर को पता नहीं क्या सूझा कि वह डर कर उठकर बैठ गया। बिना देरी किए उसने सिरहाने रखी माचिस से एक तिली निकाला और पास में रखे ढेबरी को जला दिया। ढेबरी की धुंधली रोशनी में उसके माथे पर आई पसीने की बूंदों को साफ देखा जा सकता था। आप बता सकते हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? दरअसल उसके ज़हन में यह सवाल कुरेद गया कि वह किशोरी इतने गहरे कुएं से अपने हाथ की अंजलि बनाकर पानी कैसे निकाल दी, और साथ ही उसने इतनी देर तक पानी पिया, फिर भी उस किशोरी के अंजलि का पानी खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा था। उसने भूत प्रेत की बहुत सारी घटनाएं सुन रखी थीं। उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा, भूतनी। इसके बाद डरे सहमे घनेसर ने उस डिब्बड़ी बाती ऐसे टिमटिमाना की लगे कि अब बुझ गया। ढेबरी के प्रकाश में ही बैठे बैठे रात गुजार दी। सुबह सुबह डरा सहमा घनेसर गायों को लेकर सरेह की ओर निकल गया। उसने मन में एकदम से सोच लिया कि अब भूल कर भी उस जंगल की ओर नहीं जाऊंगा, पर कहीं न कहीं उसके जहन में उस किशोरी की यादें अंगड़ाई ले रही थी। न चाहते हुए भी उस किशोरी का अनुपम सौंदर्यवान चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम जाता और अपनी आकर्षकता का एहसास करा जाता। सरेह में गायों को चरता छोड़ वह पास ही में एक सूखी घड़ी के किनारे एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर उस किशोरी के बारे में सोचने लगा। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वह किशोरी को काफी समय से जानता है, वह उसकी परिचित है। उस किशोरी का सौंदर्यपूर्ण शरारती चेहरा याद आते ही सहसा सहमा घनेसर मुस्कुरा देता। उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोचते हुए घनेसर को पता ही नहीं चला कि कब सूर्य उसकी सर पर आ गया और डालियों पत्तों के बीच से उसके साथ आंख मिचौली खेलने लगा। घनेसर उठा और गायों की ओर चल दिया। गायों को हाँक कर एक पास करने के बाद
फिर वह उस पेड़ के नीचे आ गया। पेड़ के नीचे आकर घनेसर ने कांधे पर रखी थी को दोहरा कर बिछा दिया और गमछे को सर के नीचे लगाकर वहीं लेट गया। सरेह में कुछ चरवाहे या किसान नजर आ रहे थे। डरने की कोई बात नहीं थी क्योंकि दिन था और उस सूखी गढ़ई के एक किनारे रजमती या काकी पेड़ों पर से गिरे सूखी लकड़ियों को एकत्र कर रही थी। लेटे लेटे रतजगा किए घनेसर को पता नहीं कब नींद आ गई, पर नींद में भी वह सहमा सहमा दिख रहा था। पर कभी कभी उसके चेहरे पर एक मिनटी मुस्कान आ जाती। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भूत और देवता की लड़ाई देख रहा है। भूत का विकराल रूप उसे डरा जा रहा था तो देवता का उस भूत पर हावी होना उसे हर्षित कर जा रहा था। सोए हुए घनेसर को पता नहीं क्या हुआ कि वह सकपका गया और उठ बैठा। दरअसल उसे ऐसा लगा था कि कोई मखमली उंगलियों को उसके बालों में पिरो रहा है और रह रहकर उसे सहला रहा है। आसपास में किसी को न देखकर उसे यह भ्रम लगा, पर वह फिर से सोया नहीं और बैठकर फिर से उस किशोरी के बारे में सोचने लगा। अचानक एक तेज हवा उठी और सरसराते हुए इसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगी। हवा के उस चक्कर में उसे एक अजीब प्रेम की अनुभूति हो रही थी। वह हवा धीरे से वह किशोरी मनकर उसके पास खड़ा हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, कल से तुम मेरे ही बारे में सोच रहे हो ना? फिर से घनेसर ने थुक सटक कर हाँ में सिर हिला दिया। उस किशोरी ने खिलखिलाते हुए कहा, कोई अपनों से डरता है, मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको डराने नहीं आई हूं, बल्कि अपनापन का एहसास कराने आई हूं। इसके बाद पता नहीं क्यों घनेसर का डर कुछ कम हुआ और वह एकटक होकर फिर से उस किशोरी के अनुपम सौंदर्य का नेत्रपान करने लगा। यह सिलसिला कुछ देर चला और फिर से खिलखिलाती हुई वह किशोरी वहां से गायब हो गई। अब तो आए दिन घनेसर उस किशोरी के साथ काफी समय बिताने लगा। वे दोनों अब खुलकर एक दूसरे से बात करने लगे थे। घनेसर उसे इंसानी कहानियां, अपने गांव घर की बातें सुनाता और वह किशोरी अपने लोक की बात बताती, अपने जीवन के रोचक पूर्ण किस्से सुनाती। आखिर वे दोनों इतने करीब आ गए कि सदा के लिए एक साथ जीने मरने की कस्में खा लिए। क्या घनेसर उस भूतनी किशोरी को अपना पाया? आखिर वह भूतनी अपने लोक की कौन कौन सी बातें घनेसर को बताती थी? इन सब रहस्यमयी बातों से पर्दा इस कहानी के अगले और अंतिम भाग में उठ जाएगा।